हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति के बारे में एक क्लास हो चुकी है, यानी एक वीडियो मैं दे चुकी हूँ और ये दूसरा क्लास है। और दूसरा क्लास जो है, आइए जहाँ से छोड़े हैं, राष्ट्रपति की योग्यता को पढ़ा चुके हैं और फिर अब जो है राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति की पद अवधि क्या है। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है, लेकिन वह 5 वर्ष से पहले भी कभी भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उसे संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी उसे हटाया जा सकता है। ये जो है राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में मैं बताई कि 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद को ग्रहण करते हैं 5 वर्ष के लिए और अपना पद धारण करते हैं, और 5 वर्ष से पहले भी वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और अनुच्छेद 61 में उपबंधित है, यानी ये नियम दिया हुआ है कि महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी उन्हें हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया गया है। और ज्ञात हो कि राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष की पद अवधि की समाप्ति के बाद भी तब तक अपना पद धारण किए रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी यानी नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाते हैं तब तक वो पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अब अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की 5 वर्ष की पद अवधि समाप्त होने के पूर्व ही नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव संभव करा लिया जाता है, यानी चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए चुनाव जो है 6 माह के भीतर करा लिया जाता है। और मध्य अवधि चुनाव द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। मध्य अवधि चुनाव द्वारा भी निर्वाचित या राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपना पद धारण करता है। अब आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है शपथ लेते हैं और या प्रतिज्ञान लेते हैं किसके समक्ष और किस अनुच्छेद के तहत। तो इसके बारे में संविधान में अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, यानी ज्येष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण तथा जनता की सेवा व कल्याण में निरत रहने की शपथ ग्रहण करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो भारत के जो निर्वाचक मंडल में 2 बातों पर विशेष बल दिया गया है। पहला, निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम संभव समान प्रतिनिधित्व हो। दूसरा, समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा दिए गए मतों में समानता रहे, यानी समता रहे। अब जो है इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य की मत संख्या निश्चित करने के लिए विशेष पद्धति अपनाई जाती है।
राज्य विधानसभा की मत संख्या प्राप्त करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या और वहाँ के विधानसभा के कुल चुने हुए सदस्यों में बांट दी जाती है एवं उस भागफल को 1000 में बांट दिया जाता है, यानी 1000 से भाग दे दिया जाता है। ये जो है 84वें यानी 84वें संवैधानिक संशोधन 2001 द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में मतभार यानी 1971 की जनगणना पर आधारित होगी। इसमें जो है परिवर्तन 2026 के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन के बाद ही होगी। अभी तक जो है 84वें संवैधानिक संशोधन में 2001 के द्वारा ही राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा और मतभार की जो जनगणना 1971 में है उसी आधार पर इनका चुनाव होगा और आगे जब इनका जब चेंज होगा वो 2026 के बाद होगा। अब इसका सूत्र को जानते हैं कि ये किस सूत्र के द्वारा जो है इसका जोड़ घटाव गुणा भाग किया जाता है। तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का जो मत होता है, जितना भी मत हुआ बराबर राज्य की कुल जनसंख्या, किसी भी राज्य का, राजस्थान हो, बिहार हो, यूपी हो, कहीं का भी राज्यों की कुल जनसंख्या यानी जितना जनसंख्या है, फिर बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000 से भाग कर दिया जाता है और जो भी उसका मूल्य आता है वही जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। अब आइए इसका जो है एक्सप्लेन करते हैं कि अन्य शब्दों में राज्य की कुल जनसंख्या वहाँ के विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है या बांट दी जाती है। विभाजन में यदि भजन कोष 50% या उससे अधिक आए तो एक मानकर जो है भागफल में जोड़ दिया जाता है, यानी विभाजन जो हुआ उसके बाद भजन शेष जो 50% हुआ या उससे अधिक आए तो एक मानकर भागफल में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए किसी भी स्टेट की यानी राजस्थान की मान ली जाए जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार इतना है और राज्य विधानसभा की कुल जनसंख्या 200 है, यानी राज्य में जो विधायक हैं विधानसभा की जो संख्या है 200 है और कुल जनसंख्या 2,57,65,806 है। तो ये जो इतना जनसंख्या है और इतना विधानसभा की सदस्य संख्या है तो प्रत्येक विधायक का मत भार इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा आइए जानते हैं कि 1971 की जनगणना के अनुसार उपयुक्त जो दिया हुआ है जनसंख्या राजस्थान की बटे राज्य विधानसभा की सदस्यों की जनसंख्या यानी इतना बटे 200 बराबर इतना बटे 1000, यानी कि इसको जो है भाग दे दिया गया तो कितना हुआ 1,28,829। अब है कि 1000 से भाग दे देना है तो कितना हुआ 128.82 128.82। ये जो 128 पॉइंट है और इधर अगर 50 से अगर नीचे रहेगा तो 128 ही माना जाएगा या 50 से ऊपर रहेगा जैसे 82 है तो ये जो है 1 माना जाता है तो हो गया 129, यानी एक जो है निर्वाचित सदस्य का मत भार कितना हो गया 129। अब इसी प्रकार से संसद का भी इसी प्रकार से होता है कि संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत भार निकालने के लिए राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से बांट दिया जाता है, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश भी है
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी है, जहाँ की विधानसभा का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। और इसको जोड़ करके जो है, आइए किस प्रकार से इसको गुणा भाग किया जाता है जानते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य का मतभार, यानी कि सांसद क्षेत्र जो है, वहाँ के संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं किसी भी कहीं का भी, तो उसको क्या किया जाता है, बराबर दे करके सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के कुल मत, यानी सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य के कुल मत बटे संसद के दोनों सदनों के, यानी दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। अब जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितना है, एक तो 552 है लोकसभा का, जिसमें कि 543 पर चुनाव होता है, और राज्यसभा का 250 है, जिसमें कि 213 पर जो है चुनाव होता है, 12 जो है इसका जो है मनोनीत किया जाता है। तो माना कि सभी विधानसभाओं के कुल मतों की संख्या 5,44,971 है और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 776 है। तो संसद के प्रत्येक सदस्य का मतभार, ये जो 776 हुआ, इसमें लोकसभा और राज्यसभा का दोनों जो है जो चुनाव जीत के आते हैं उसकी संख्या है। अब आइए क्या करते हैं कि संसद के दोनों प्रत्येक सदस्य का मतभार, यानी दोनों का 5,44,971 बटे दोनों संसद की कुल संख्या 776। अब इसको दोनों को काट करके क्या होगा, 702.28। अब जो 702.28 है तो ये 50 से नीचे है, इसीलिए ये 702 ही रह गया। अब यदि भजन शेष 50% या उससे भी कम है तो उसे अनदेखा किया जाता है। जैसे ही 50% से जिसको कम आता है उसे अनदेखा करके, और यदि 50% से जिसको अधिक आता है उसे जो है एक मानते हुए भागफल में जोड़ दिया जाता है। कैसे जोड़ दिया जाता है, तो निर्वाचन जो है गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत निर्वाचन प्रक्रिया में जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। और इस निर्वाचन प्रक्रिया में सबसे पहले जो विजयी होने वाले होते हैं उनके मतों के नितांश का निर्धारण इस सूत्र के द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है कि डाले गए वैध मतों की संख्या बटे निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या। अब इसमें जो है निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है और दोनों में जो है +1 कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि यदि किसी पहला में होता है पहले कि यदि किसी उम्मीदवार को उपयुक्त नितांश नहीं मिलता है, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग करके सही जो मत नहीं मिलता है, चाहे उसके सबसे अधिक मत हो या निर्वाचित नहीं किया जा सकता है, उसे जो है निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि हर मतदाता को इतने वरीयता मत देने का अधिकार होता है जितने उम्मीदवार होते हैं, यानी जितने भी राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं उतने को जो है मत दिया जाता है। तीसरा है कि उसको अपनी पसंद से वरीयता निर्धारित करने का अधिकार होता है। जितने भी कैंडिडेट राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं तो जो वोट देने वाले हैं वो अपनी पसंद से और वरीयता भी देते हैं कि हम पहली प्राथमिकता इनको देते हैं, इन्हें जो है हम सबसे वरिष्ठ मानते हैं और इनकी जो है उसे जो है मत करते हैं। और चौथा है कि यदि प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को
नियतांश में मत नहीं मिलते, यानी कि सही रूप से मत नहीं मिला, तो फिर दूसरी वरीयता की मतगणना प्रारंभ की जाती है। जैसे कि ABCD है, तो अगर पहला को अगर सही मत नहीं मिला, तब फिर दूसरे नंबर पर आता है कि सबसे अधिक जो है अधिक नंबर पर कौन है, तो उसके लिए जो है दूसरी वरीयता पर फिर से मतगणना उसका किया जाता है। फिर पांचवा जो है, इस दूसरे चरण में उस उम्मीदवार को मुकाबले से हटा दिया जाता है। जैसे कि पहले को अगर सही मत नहीं मिला, तब क्या होता है कि उसे हटा दिया जाता है। अब 3 बच गया, जैसे 4 खड़ा है तो 1 को हटा दिया, 3 बच गया, उसे हटा दिया जाता है। और उसमें जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, जिन्हें कि सबसे ज़्यादा वरिष्ठता दी जाती है और प्रथम चरण में सबसे कम मत भी मिला है, उस उम्मीदवार के द्वितीय वरीयता के मत जिन उम्मीदवारों को मिले हैं वे उन्हें हस्तांतरित कर दिए, यानी उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब छठा है कि यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि किसी उम्मीदवार जो है, कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए जो है वो जीत नहीं जाते हैं। अब जो है यह पद्धति जो है इस उदाहरण के द्वारा भी जो है स्पष्ट किया जा सकता है। हम मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव में 4 उम्मीदवार हैं, क ख ग घ, और कुल मत भार कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 1,40,000 है। और प्रथम मत की गणना में जो है प्रत्येक को ऐसा मिला, जैसे कि क में इतना मिला 30 लाख, ख को मिला 20 लाख और ग को मिला 40 लाख, और फिर ये जो है क को मिला 30,000, ख को मिला 20,000 और फिर ग को मिल गया 40,000 और फिर घ को मिल गया 50,000। तो यहाँ कुल कितना है 1,40,000 है। और निर्वाचित होने के लिए आवश्यक जो निर्धारित मत होता है इस प्रकार होता है कि 1,40,000 बटे 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया कि जो ये 1,40,000 है और नीचे 1 + 1 2 हो गया, तो इसको काट करके क्या हो गया कि 70,000 हो गया। और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, जैसे कि टोटल जो मत संख्या है 1,40,000 और नीचे 1 + 1 कर दिया है और फिर +1 किया है, तो ये दोनों काट करके 70,000 हो गया और फिर 1 उसमें जोड़ दिया जाता है, जिसको भी जो है 70,001 जिसको आया। तो प्रथम वरीयता की मतगणना में किसी भी उम्मीदवार को अगर नितांश मत नहीं मिले हैं और मतों का हस्तांतरण आवश्यक है तो मत को जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उम्मीदवार ख को, जिसे कि सबसे कम मत मिले थे और मतों को उसे जो है ट्रांसफ़र कर दिया, तो द्वितीय चरण में फिर ख को जो है 20,000 मत प्राप्त हुआ और 3 उम्मीदवारों में किसी को मिला 5,000, किसी को 10,000 और फिर किसी को 5,000। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति की चुनाव को किया जाता है। अब आइए हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन ले सकता है। ठीक है, तो कौन ले सकता है? निर्वाचक मंडल जो है अनुच्छेद 54 में कहा गया है संविधान में कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी निर्वाचक मंडल होंगे और जो उसमें सदस्य उसमें निर्वाचन में भाग लेंगे उसके बारे में कहा गया है। तो जो शामिल होते हैं सदस्य वो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जिसमें कि लोकसभा है और राज्यसभा के सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, और संसद के दोनों सदन के भी निर्वाचित सदस्य, ऐसा नहीं कि मनोनीत लिखा हुआ है, निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुडुचेरी में जो विधानसभा का चुनाव होता है उसका भी सदस्य। अब चुनाव में भाग लेता कौन नहीं है? चुनाव में भाग नहीं लेता है संसद के दोनों मनोनीत सदस्य, जैसे कि लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो लोकसभा के ये दोनों जो है भाग नहीं लेंगे और राज्यसभा में जो जिस स्टेट में जितना सदस्य को मनोनीत किया जाता है वो भी भाग नहीं लेंगे और राज्य के विधान परिषद भी भाग नहीं लेंगे।
इसीलिए कि विधान परिषद किसी स्टेट में है और किसी स्टेट में नहीं है। और फिर दिल्ली और पुडुचेरी में भी जो मनोनीत किया जाता है विधायक को, वो भी भाग नहीं लेंगे। और किसी सभा के विघटन की जब स्थिति हो तो उस सभा के भी सदस्य भाग नहीं लेंगे। जैसे कि हमेशा जो है किसी न किसी स्टेट में जो है चुनाव होने की प्रक्रिया में रहते हैं, तो उस चुनाव जिसका होने वाला है तो उसका सदस्य जो है भाग नहीं लेंगे। आज इतना ही, और इसके आगे की प्रक्रिया जो है हम अगले वीडियो में बताएंगे।